हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक कोहली। हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 यानी कि ब्लॉक नंबर फर्स्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 था क्या? चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इंटेम्पोरल चॉइस। तो अब तक तो हम अनसर्टेनिटी को काफी डीप में डिस्कस कर चुके हैं, हर एक एस्पेक्ट को समझ चुके हैं प्रीवियस कंसेप्ट्स में। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो, पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और हमेशा हर एक सीरीज की, हर एक पेज की टॉपिक वाइज ही वीडियो को देखा करो, ठीक है। अब हम चालू करते हैं आज की वीडियो। और भाई जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा में देख रहे हैं वो प्लीज जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में सारी वीडियोस वहीं पे रहेंगी, यहाँ से मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है? इंटेम्पोरल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का। सबसे पहले समझते हैं इंटेम्पोरल वर्ड का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब ये है कि जब हम अलग अलग टाइम पीरियड की बात करते हैं एक इंडिविजुअल के लाइफ में, है ना, कि वहां पे उसने किस किस तरह के डिसीजन लिए, इसी को पता है क्या बोलते हैं? इंटेम्पोरल डिसीजन मेकिंग। मतलब एक कंज्यूमर जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अपनी इनकम के हिसाब से किस किस तरह के डिसीजंस ले रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर जो है वो सोचता हो कि भाई मैं अभी अपनी कंजप्शन को कम रखता हूँ, अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा सेव करता हूँ, सेव करूंगा तो उसे इन्वेस्ट भी करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी इनकम जो है वो बढ़ती रहेगी, यानी कि मेरा पैसा भी जो है ना वो मेरे को पैसा जनरेट करके देगा। कुछ कंज्यूमर इरेशनली बिहेव करते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो जितना कमा रहे हैं या तो सारा खर्च कर देते हैं, अगर सारा नहीं भी खर्च करते तो उससे ज़्यादा खर्चा करना, और सारा खर्च करते भी हैं। और अगर मानो कई बार क्या होता है कि सारा खर्च छोड़ो, उधार लेके भी खर्चा करना चालू कर देते हैं। ऐसे केसेस में उन्हें इंटरेस्ट मिलता नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी फ्यूचर कंजप्शन सफर करती है। तो ये कुछ जो है ना वो बातें होती हैं, और ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटेम्पोरल चॉइसेस के अंदर, वो एक कंज्यूमर के। अब वो डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। अब एक एक करके समझते हैं इस चीज को। तो वर्ड इंटेम्पोरल सिंपली मींस अक्रॉस टाइम। इसका मतलब होता है अक्रॉस टाइम। सो फार वी हैव assumed that consumer exhaust all his income in a given time period and accordingly makes a consumption decisions। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम को एग्जॉस्ट करेगा एक टाइम पीरियड के अंदर। अब एग्जॉस्ट हो सकता है पूरी कंजप्शन में खर्च कर दे, और हो सकता है उस पैसे में से कुछ पैसा बचा ले और उस पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से भी इनकम जनरेट करना चालू कर दे। We did not consider that income in one time period। हम इसको one time period के अंदर नहीं देखते। Can be transferred to another time period। इसका मतलब हम इनकम को एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। Analysis has been static। We will attempt to look into decision making process adopted by an individual across time period। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पीरियड्स में, खासकर दो टाइम पीरियड के अंदर किस किस तरीके से अपनी डिसीजंस लेता है, खासकर कंजप्शन को लेके। क्योंकि कंज्यूमर जो है ना वो मेनली कुछ काम करता है। सबसे पहले इनकम जनरेट करेगा, क्योंकि बिना इनकम के कंजप्शन कैसे होगी? तो इनकम जनरेट करना, फिर दूसरा कंजप्शन करना, तीसरा सेविंग करना। सेविंग करी तो सेविंग किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सके। उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कुछ लोग रिस्क अवर्स होते हैं, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, तो वो अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे उन्हें एक नॉमिनल सा अमाउंट मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे 2-3%, जो कि इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मॉडरेट रिस्क लेंगे, तो वो हो सकता है कि डेट फंड में डाल दे, FDs करवा ले, म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दे। कुछ ऐसे भी होंगे वो खुद के स्टॉक्स पिक करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, इक्विटी से पैसा लगाना चालू करेंगे, जिनको जो रिस्क लविंग पीपल है या फिर रिस्क को प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना या फिर रेट ऑन इन्वेस्टमेंट वो डिटरमाइन कहीं ना कहीं किया जाता है। और वो सब किस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर अलग अलग टाइम पीरियड्स में
में, यानी कि अक्रॉस टाइम पीरियड्स में किस किस तरीके से बिहेव कर रहा है या फिर किस किस डिसीजंस को लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हो गई इस टॉपिक की बेसिक सी बात। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर्स डिसीजंस अबाउट टू एलोकेट हिज इनकम थ्रू टाइम, जहाँ पे कंज्यूमर ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी इनकम को टाइम के साथ कैसे एलोकेट करेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। वेदर टू बोरो फॉर करंट कंजप्शन, हो सकता है कि भाई कंज्यूमर बहुत ही बेवकूफ़ हो, इरेशनल हो, जो स्टार्टिंग में ही बोरो करना शुरू कर दे कंजप्शन के लिए, है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। वो अलग बात है कि अगर हो सकता है कि भाई अगर आपके पास सर्कमस्टांसेस बहुत बुरे हैं तो हो सकता है उधार लेने की जरूरत भी पड़े, लेकिन ये चीज़ तो मैं काफ़ी बुरी मानता हूँ कि कोई पर्सन अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है सिर्फ उधार लेके, क्योंकि वो सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट का बर्डन नहीं बढ़ेगा, उसको फ्यूचर में वो अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी फ्यूचर कंजप्शन सफ़र करेगी। या फिर एक तरीका ये होता है कि तो अपनी इनकम को बढ़ा ले, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उसने अपनी इनकम बढ़ा ली तो उसने फ्यूचर में सफ़र ना करना पड़े, वरना फ्यूचर में उसको अपनी फ्यूचर कंजप्शन को लेकर सफ़र जरूर करना पड़ेगा। और बहुत से लोग इस डेट ट्रैप में फंस भी जाते हैं। हमने अपने आसपास आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं कर्जे के जाल में फंसे हुए होते हैं, जिनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो करंट कंजप्शन और सेव फॉर रिटायरमेंट, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं, वो अपने रिटायरमेंट के लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं और पैसे को सेव करते रहते हैं। वेदर टू बिल्ड अप अ पेंशन फंड, कई लोग अपनी एक पेंशन फंड को भी बिल्ड कर लेते हैं और नोट। वेदर टू सेव फॉर अ हॉलीडे, कई लोग हॉलीडे के लिए सेव करते हैं, और स्पेंड ऑल राइट अवे, या फिर कुछ लोग सारा पैसा जो है खर्च भी कर देते हैं। तो ये तो हो गई अलग अलग डिसीजंस जो एक कंज्यूमर अलग अलग टाइम पीरियड पे लेता है। इसको मैं पे क्या बोलते हैं, इंटेम्परल डिसीजन मेकिंग। अब समझते हैं इंटेम्परल बजट कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि एक इनकम के अंदर कैसे एक कंज्यूमर डिसीजंस लेता है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो अंडर इंटेम्परल डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल डिसाइड अबाउट हिज सेविंग्स, तो इंडिविजुअल डिसाइड करता है अपनी सेविंग्स को लेके एंड बोरोइंग्स को लेके। अब ये देखो, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, P1x1 P2x2 इक्वल्स टू M। अब ये P1 क्या है, प्राइस ऑफ गुड X, और उसकी क्वांटिटी X से मल्टीप्लाई कर दी। P2 क्या है, प्राइस ऑफ गुड, दूसरे वाला X जो है, दूसरा वाला गुड, हाँ, और X2 है हमारा उसकी क्वांटिटी, और M क्या है हमारे पास यहाँ पे मोनेटरी वैल्यू या फिर मनी फॉर्म में जो उसके पास इनकम है, यानी कि M हो गई टोटल इनकम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर उसने अपनी सारी इनकम खर्च कर दी तो ये हमेशा M के बराबर आएगा, यानी कि गुड X2 में उसने P1 प्राइस खर्च किया, गुड X2 में उसने P2 प्राइस खर्च किया, और दोनों प्राइस खर्च करके टोटल पैसा उसका क्या हो गया है, खर्च हो गया है। वेयर P1 इन प्राइस ऑफ गुड X1, तो यहाँ पे P1 क्या मैंने लिख भी दिया है, P1 इन प्राइस ऑफ गुड X1, P2 क्या है, इस प्राइस ऑफ गुड X2, एंड द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द गिवन टाइम पीरियड इज M। टोटल इनकम M के बराबर है। अलोंग दिस एज्यूमिंग दैट कंज्यूमर एग्जॉस्ट ऑल हिज इनकम, हम यहाँ पे एज्यूम करते चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को एग्जॉस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ऑल ऑफ हिज इनकम, सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के बराबर हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे हमारी ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं इंटेम्परल बजट। अब ये उसका ग्राफ भी है, ग्राफ को बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, पहले थ्योरी को कवर कर लेते हैं। इंटेम्परल बजट कॉन्स्टेंट sees that the present discounted value of consumption expenditure must be equal to present discounted value of इनकम। इसका मतलब इंटेम्परल बजट ये बोलता है कि भाई जितना आपने यहाँ पे प्रेजेंट, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट सेज दैट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि आप जितना एक्सपेंडिचर कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हो इक्वल टू द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनकम, वो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनकम के बराबर होना चाहिए। द इंटेम्परल बजट कॉन्स्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हेयर ए बी, जैसे ए बी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हेयर ए बी, स्लोप इसका क्या है, -1 प्लस में R। ठीक है, और R क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, वो मिल भी सकता है और वो देना भी पड़ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया आपको कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में अपने कंजप्शन को कंट्रोल करते होंगे, यानी कि कंजप्शन को इनकम से कम रखते होंगे, और जब एक कंज्यूमर कंजप्शन को इनकम से कम रखेगा तो कुछ पैसा बचेगा, वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में, एफडीज में, बैंक में, डेट फंड्स में, म्यूचुअल फंड में, हर बहुत सी जगह इन्वेस्ट कर सकता है उस पैसे को, और वहां से क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जो पैसा उसके पास आएगा तो वो तो उसने कमाया, क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे को उधार पे लगाया या फिर किसी को दिया जहां से, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया जहां से उससे क्या मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन एक पर्सन इसका उल्टा भी तो होगा, जिसने वो पैसा उधार पे लिया होगा, है ना, जिसने अपनी कंजप्शन को बढ़ाया अपनी इनकम से, और जब कंजप्शन इनकम से फालतू होगी तो सेविंग क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि सेविंग जीरो भी नहीं है। सेविंग जीरो कब होती है, जब जितनी इनकम है मेरी सारी कंज्यूम कर लूं, लेकिन यहाँ पे सेविंग क्या है, नेगेटिव है। और सेविंग नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है सेविंग नेगेटिव होने का रीजन क्या बना, क्योंकि यहाँ पे उधार पे लेके खर्चा करना पड़ रहा है, तो फिर वहां पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, यानी कि वहां पे वो कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है, एक मिनट वेट करना, फिर देखेंगे इसके आगे के कंसेप्ट। चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको दो सिनेरियोज बताए कि एक कंज्यूमर को इंटरेस्ट मिल भी सकता है और एक कंज्यूमर को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है उनके कंजप्शन लेवल पे। अगर किसी का कंजप्शन उसकी इनकम से ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, और किसी की कंजप्शन अगर उसकी इनकम से कम है तो वो पैसे को बचाएगा, ठीक है, और पैसे को इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न्स यानी कि इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। तो जो हम ये बात कर रहे हैं बजट लाइन ए बी, इसका स्लोप क्या बनता है हमारा, माइनस का 1 प्लस आर, और अगर ब्रैकेट खोल लोगे तो आपको पता ही है मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो माइनस जो है दोनों के सिंबल को चेंज कर देगा, तो -1 माइनस आर बन जाएगा। इन डायग्राम ए इज द पॉइंट ऑफ एंडोमेंट विच मींस कंजप्शन इन ईच टाइम पीरियड इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव इनकम। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कंजप्शन जो है ना वो हर टाइम का वो इक्वल किस होना चाहिए, रिस्पेक्टिव इनकम के अकॉर्डिंग, यानी कि रिस्पेक्टिव इनकम के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये जो ई पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो है कंजप्शन 2 y2 के बराबर है और कंजप्शन 1 y1 के बराबर है, यानी कंजप्शन इनकम के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कंज्यूमर पैसा सेव कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, पैसा सेव कर रहा है, यानी कि ये वो ट्रायंगल है जहाँ पे अपना कंज्यूमर पैसा बचा रहा है। और इस पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, इसका स्लोप बनेगा वो बनेगा y2 प्लस में y1 1 प्लस r, यानी कि कंज्यूमर अपनी इनकम को कम खर्च कर रहा है और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, जहां से उसे जो है इंटरेस्ट जनरेट होके मिल रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी नई इनकम यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इस इक्वेशन को खोलता हूँ तो देखो कैसे बनेगी इक्वेशन, दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, y2 प्लस में इसको अंदर भेजो, y1 इंटू 1 y1, मैथ्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ, और y1 इंटू r, तो y1 इंटू r। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो y2 उसकी इनकम थी ही, y1 भी इसकी इनकम थी, अब उसकी एक नई इनकम बनेगी y1 इंटू r। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो बचा के इन्वेस्ट कर रहा है क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, यानी कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा बेनिफिट में होता है अगर वो स्टार्टिंग में अपनी इनकम को बचाए, कम से कम कंज्यूम करे, ठीक है, और उसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या आएंगे, रिटर्न्स, एंड देन वो रिटर्न्स से उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी, यानी कि मल्टीप्लाई होती रहेगी, जिसको वो फ्यूचर में कंज्यूम ज्यादा कर सकता है। यानी कि जो लोग स्टार्टिंग में अपनी कंजप्शन अपनी इनकम से ज्यादा करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फ्यूचर कंजप्शन सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो लोग स्टार्टिंग में कंजप्शन कम रख के, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, यानी कि पैसा ज्यादा बताते हैं और इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, तो फ्यूचर में अपनी कंजप्शन को एक बड़ी लेवल से इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उसकी इनकम का एक सोर्स और जनरेट हो रहा है, वो क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट रेट के तौर पे। अगर आप इस ट्रायंगल को समझो, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, कंज्यूमर इज अ बोरोवर, कंज्यूमर पैसा क्या कर रहा है यहाँ पे, खर्च कर रहा है, ठीक है, ज्यादा, वो भी अपनी इनकम से ज्यादा। तो अब होगा क्या, तो इसका स्लोप बनेगा ये y1 इक्वल्स टू y2 अपॉन में 1 प्लस r, यानी कि उसकी इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं एक तो उसका अब यह कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ गया, सेविंग नहीं हो रही, सेविंग बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा जो कर्जा ले रखा है वो चुकाना भी है, उल्टा इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो उसे कहीं ना कहीं फ्यूचर कंजप्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये हमारा ग्राफ इस चीज को यहाँ पे शो करता है।
अब आगे देखो, इफ द कंज्यूमर चूजेस अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द पॉइंट ई, अगर हम ई पॉइंट से राइट में देखें देन ही इज अ बोरोवर, तो वो क्या है, एक बोरोवर है। मतलब अगर आप ई से राइट की तरफ जाओ तो बोरोवर है, और ई से अगर ऊपर की तरफ जाओ तो वो क्या है, सेवर है। एज ही बोरोज टू कंज्यूम इन पीरियड 1, और वो बोरो क्यों कर रहा है, ताकि वो पीरियड 1 में अपनी कंजप्शन को इंक्रीज कर सके, यानी कि जो C1 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, Y1 से, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा है और इनकम क्या है, कम है। तो इफ ही कंज्यूम्स हिज लाइफ टाइम इनकम इन पीरियड 1, अगर मान लो उसने अपनी सारी इनकम पीरियड 1 में ही खर्च कर दी, देन मैक्सिमम ही कैन कंज्यूम इन पीरियड 1, वो कितना कंजप्शन हो सकता है, Y1 प्लस में Y2 अपॉन में 1 प्लस R, यानी कि ये होगी वो उसकी मैक्सिमम कंजप्शन। द इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही तो है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी मैथ्स में 7th 8th में कि दो लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना, जो कार्टेशियन प्लेन कंसेप्ट था, उम्मीद आप लोगों ने मैथ्स से पढ़ा होगा। वो अलग बात है, कुछ लोग उस टाइम पे कंचे खेल रहे होंगे, वो कहाँ से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, है ना, तो ये चीज़ है। तो इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सिमिलरली ही इज अ सेवर इन पीरियड 1, और कुछ लोग पीरियड 1 में सेवर की तरह भी काम करेंगे, अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट भी करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं कि C1 जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, Y1 से। इफ ही सेव्स ऑल हिज इनकम, अगर एक पर्सन अपनी सारी इनकम सेव कर लेता है पीरियड 1 के अंदर, देन मैक्सिमम इन पीरियड 2 वो कितना होगा, Y2 प्लस में Y1 और 1 प्लस R, इसका मतलब उसने सारी इनकम बचा ली है, अब वो अपनी कंजप्शन को इस लेवल तक लेके जा सकता है, यानी उसको सारा पैसा जो पुराना कमाया वो तो बचा हुआ है, वो तो है कंज्यूम करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट की वजह से उसे एक्स्ट्रा इनकम भी मिली है जिसे भी वो फ्यूचर में कंज्यूम कर सकता है। द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, और ये बनता है हमारा इंटरसेप्ट किसका, वर्टिकल एक्सिस का। अब यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, कंजप्शन टुडे बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, कंजप्शन महंगी हो जाती है। इसका रीजन समझते हैं। आप सबको पता है इस चीज का कि भाई जब भी इंटरेस्ट रेट महंगा होता है तो एक तो कंज्यूमर्स के लिए लोन लेना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली गवर्नमेंट भी इस टूल को यूज करती है, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि भाई इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कंज्यूम बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, तुम एक काम करो मनी सप्लाई को कम कर लो। और मनी सप्लाई कम कैसे होगी, अगर इकोनॉमी के अंदर बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि लोन लेना लोगों को महंगा पड़ेगा, यानी कि लोगों को अब कंजप्शन एक्सपेंसिव पड़ेगा, यानी कि लोगों को महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा, तो लोगों के लिए कंजप्शन क्या हो जाएगी, और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो विद इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंजप्शन टुडे बिकम्स मोर एक्सपेंसिव देन कंजप्शन इन द फ्यूचर। कंजप्शन फ्यूचर में करें तो बेटर हो सकता है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। खासकर यहाँ पे बेनिफिट होता है किन लोगों का, इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर कर रहे हैं अब उन्हें एक अच्छी इनकम मिल सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए, जिसको वो फ्यूचर में कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला कि ये एक्सपेंसिव होगी देन द कंजप्शन इन द फ्यूचर, हेंस द बजट कॉन्स्टेंट बिकम स्टीपर। तो जो बजट कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। आपने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा उम्मीद है, ग्राफ दो तरह के होते हैं, स्टीपर और फ्लैटर। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो ये होती है स्टीपर लाइन और ये क्या होती है, फ्लैटर लाइन। ठीक है, तो जो ग्राफ है बजट कॉन्स्टेंट का बिकम स्टीपर अराउंड द इंडोमेंट की तरफ एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा इंटेम्परल चॉइस का बेसिक सा कंसेप्ट खत्म। अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी हमें पढ़ना है। हमें अलग अलग आईसी कर्व भी डिस्कस करने हैं इस टॉपिक के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। हम डिस्कस कर रहे थे अब इंटेम्परल चॉइस, और ये इसका हमारा अगला पार्ट होने वाला है। कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और उम्मीद है आप लोग हर एक लेसन को टॉपिक वाइज ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही जोड़ते चले जाएं। और ये हमारा इस यूनिट नंबर 4 का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है, की आखिरी वीडियो होने वाली है। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जब हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इग्नू अड्डा का, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली फ्यूचर में जो भी इग्नू की वीडियोस होंगी, मैं अभी फिलहाल के लिए तो इस चैनल में भी डाल रहा हूँ कॉलेज अड्डा पे भी, लेकिन इग्नू अड्डा पे ही अपलोड करनी शुरू करूंगा, यानी कि
फ्यूचर में ये सारी वीडियोस जो इग्नू के लिए बनाई गई है वो सब की सब कॉलेज अड्डा पे प्राइवेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आगे उस चैनल को भी सपोर्ट कर देना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रेफरेंसेस ओवर 2 टाइम पीरियड्स इन डिफरेंस कर्व, कि 2 टाइम पीरियड के अंदर कैसे एक कंज्यूमर सोचता है, कैसे एक कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को यहाँ पे कंजप्शन को लेकर डिसीजंस लेता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इन टेम्परल जो चॉइस है या फिर डिसीजन है उसके बारे में बात कर ली थी। वो उसका मतलब क्या था कि एक कंज्यूमर अलग अलग टाइम पीरियड को लेके अपनी कंजप्शन को किस किस लेवल तक इंक्रीज करता है, किस लेवल तक डिक्रीज करता है, कब कंजप्शन ज़्यादा करता है, कब कंजप्शन कम करता है, कब सेविंग ज़्यादा करता है, कब सेविंग कम करता है, ये सब हम देख चुके थे, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये डिस्कस किया था कि जब भी एक कंज्यूमर अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को इंक्रीज करता है या फिर अपनी इनकम से फालतू कंज्यूम करता है तो उसकी सेविंग क्या हो जाती है, उसकी सेविंग हो जाती है नेगेटिव। और सेविंग नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यानी कि वो लोन लेगा या तो, और जब सेविंग नेगेटिव होगी वो लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि उसकी फ्यूचर कंजप्शन पे खतरा पैदा हो जाता है। यानी कि फ्यूचर में अब उसे कम गुड्स और कम सर्विसेज कंज्यूम करनी होगी क्योंकि उसका एक फ्यूचर इनकम का पार्ट, ठीक है, वो लोन को पे करने में जाएगा और इंटरेस्ट को पे करने में जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन इसका ही दूसरा सिनेरियो क्या होता है, जब एक रैशनल कंज्यूमर यानी कि एक समझदार कंज्यूमर डिसीजन इस प्रकार से ले कि वो अपनी इनकम से कम खर्चा करे, यानी कि सेविंग को बढ़ाए, और जब सेविंग को बढ़ाएगा तो वह क्या, उसे इन्वेस्ट करेगा, वहां से रिटर्न्स जनरेट होंगे, वहां से इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आएगा, तो वो फ्यूचर में ज्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर सकता है क्योंकि एक तो पहली बात उसके पास सेविंग के तौर पे पैसा पड़ रखा हुआ है, वो उसे यूज कर सकता है कंजप्शन के लिए। दूसरा, उस पैसे पे भाई इंटरेस्ट भी तो आ रहा है, उसे भी कंज्यूम कर सकता है। तो जो पहले वाला कंज्यूमर था, जो पहले वाला सिनेरियो था, वहां पे कंज्यूमर को फ्यूचर में नुकसान झेलना पड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा सिनेरियो आया वहां पे फायदा देखने को मिला है कंज्यूमर को दूसरे सिनेरियो के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट कंजप्शन सैक्रिफाइस कर रहा है फ्यूचर कंजप्शन को बेटर करने के लिए। तो यही चीज है। अब इसको हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। अभी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाएगा कि मैं किस टाइम पीरियड में कंजप्शन करूं, मैं अभी कंज्यूम कर लूं या फिर अभी सेव करके फ्यूचर में ज्यादा कंज्यूम कर लूं। तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इन टेम्परल चॉइस को बनाना। तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो ईच इंडिविजुअल हैज इन डिफरेंट प्रेफरेंसेस, हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है। सम वांट टू कंज्यूम ऑल टुडे, कुछ ऐसे होते हैं सोचते हैं आज ही सारा कंज्यूम कर लूं, पता नहीं वो लोग होते सोचते हैं कल हो ना हो, जो कर लेते हैं आज ही कंज्यूम कर लेते हैं। वेल सम माइट वांट टू सेव ऑल टुडे, कुछ सोचते हैं कि मैं आज सारा बचा लेता हूं, आज सारा बचा लूंगा तो कल फ्यूचर में अच्छा कंज्यूम कर लूंगा। बट मेरे हिसाब से ये दोनों सिचुएशन बहुत गंदी होती है। दोनों ही लोग जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेकार कर लेते हैं, या फिर मैं एक तरह से इसे इरेशनल सोच मानता हूँ, बेकार सोच मानता हूँ। क्यों, उसका रीजन भी देता हूँ आप लोगों को। अगर किसी कंज्यूमर ने ये सोचा कि भाई फ्यूचर क्या हुआ, किसी ने देखा है फ्यूचर में जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो हमारे पास जो भी इनकम है उसे आज कंज्यूम कर लेते हैं। तो भाई फ्यूचर तो हम सबको पता है अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, किसी भी तरह की दिक्कत आई, तो उससे वो नहीं संभलेंगी, वो फाइनेंशियली उसका मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? उसके पास कोई भी सेविंग ही नहीं है। और एक वो पर्सन सोचता है सब कुछ बचा, तो भाई वो ऐसी जगह भी खर्चा करना शायद कम कर देगा जो खर्चे जायज हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, फिर से वो अनसर्टेनिटी में फंस जाएगा और फ्यूचर में कुछ दिक्कतें का सामना उसे भी करना पड़ सकता है। यानी कि दोनों सिचुएशंस ही जो है ना कहीं बेकार होती हैं। बट ये कंज्यूमर प्रेफरेंस है तो मैंने लिख दिया है। और ऐसे बहुत से कंज्यूमर्स होते भी हैं जो सारा सोचते हैं मैं आज ही कंज्यूम कर लूं, और कंज्यूम करते भी हैं। और कुछ ऐसे भी सोचते हैं सब कुछ बचा लेता हूं, बाद में देखेंगे, बाद में कंज्यूम करेंगे। देयर माइट बी सम हु वुड वांट टू सेव मोर टुडे, लेकिन इनमें से कुछ जो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बचा लेता हूं। हाँ, ये मैं ठीक मानता हूं कि वो कोशिश करते हैं कि फिजूल खर्चे नहीं करने, जो पैसा मुझे बचाना है वो मैं बचा लेता हूं टुडे टू एंजॉय हायर कंजप्शन इन फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर में अच्छी कंजप्शन एंजॉय करना चाहते हैं। वेल देयर आर अदर्स हु एंजॉय ग्रेटर कंजप्शन टुडे, लेकिन वो लोग जो अगर आज ज्यादा कंजप्शन करेंगे थ्रू बोरोइंग, पैसा उधार लेके या फिर अपनी इनकम में कुछ भी ना बचा के फिजूल खर्चे करके, ठीक है, दे दस आर लेफ्ट विद लेसर इनकम, तो उनको फ्यूचर में कम इनकम रहेगी, उनके पास लेसर इनकम टू कंज्यूम इन फ्यूचर, यानी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अलग अलग सिनेरियोस को कि कैसे लोग अलग अलग टाइम पीरियड में अपनी सोच रखते हैं, कैसे कंज्यूमर सोचता है ना। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट डिफाइन। अब आगे समझते हैं
डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप ऑफ आईसी, कि हम सब जानते हैं आईसीआई स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है वो समझते हैं। इंप्लाइज दैट एन इंक्रीज इन कंजप्शन इन वन पीरियड, कि अगर एक कंज्यूमर किसी भी एक पीरियड में अपनी कंजप्शन को इंक्रीज कर रहा है, मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन कंजप्शन इन अनदर पीरियड, उसे दूसरे पीरियड में कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज़ होती है सो एज टू कीप द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन लीव कांस्टेंट। और हाँ एक चीज़ और, हम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं। सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट क्यों? क्योंकि देखो आईसी है, आईसी पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि आप फ्यूचर में कंज्यूम करो चाहे प्रेजेंट में कंज्यूम करो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ लोग अभी जी लेते हैं, कुछ लोग बाद में जी लेते हैं, सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग प्रेजेंट में कंज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे, बट मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मानना है कि फ्यूचर में कंजप्शन वाला फिर भी बेटर रहता है और वो ज़्यादा गुड्स एंजॉय कर पाता है। उसका रीज़न हम समझते हैं। एक चीज़ तो देखो, जो प्रेजेंट में ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब एक पर्सन ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो पैसा लोन पे लेगा, अपनी इनकम से फालतू खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग्स नेगेटिव है, पैसा लोन पे लेगा, ठीक है, उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करेगा और उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी उसे पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, यानी कि उसके ऊपर रिवर्स कंपाउंडिंग यूज होगी फ्यूचर में। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, बाकी लोगों का पता नहीं, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ तो मैं थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में सोचता हूँ कि फाइनेंस कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन जो पर्सन फ्यूचर में कंज्यूम करेगा तो वो अभी अपना पैसा बचा रहा है, अब वो पैसा बचा रहा है, एक तो उसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा, दूसरा उस पैसे को वो कंपाउंड कर रहा है कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके, तो उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, यानी कि पैसा वो एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी फ्यूचर के लिए। और जब वो फ्यूचर में कंज्यूम करेगा तो वो ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। यानी कि एक पर्सन जो कंज्यूमर ए है, जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है प्रेजेंट में, वो अपने ऊपर रिवर्स कंपाउंडिंग यूज करवा रहा है ना, उसे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बार बार। तो दूसरा कंज्यूमर है वो इंटरेस्ट लेके आ रहा है तो वो और ज़्यादा कंजप्शन कर सकता है फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है ज़्यादा गुड्स के साथ। लेकिन बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आईसी कर्व को, तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ओवरऑल सेम रहता है, चाहे वो आज कंज्यूम करे चाहे वो फ्यूचर में कंज्यूम करे, ठीक है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए अब अगला पॉइंट देखते हैं, कन्वेक्स प्रेफरेंसेस आर रिफ्लेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो कन्वेक्स प्रेफरेंसेस हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, विच सिंपली मींस दैट एन कंजप्शन इज एन पीरियड इंक्रीजेस मोर एंड मोर, कि अगर कंजप्शन ज़्यादा उसको बढ़ा रहा है, द इंडिविजुअल विल प्रेफर टू सैक्रिफाइस सब्स्टिट्यूट लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ कंजप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्यूचर में कोई बायर, कोई कंज्यूमर इतना भी इरेशनल नहीं हो सकता कि वो सोचे कि मैं प्रेजेंट में कंजप्शन करता रहूं और फ्यूचर में चाहे कितना ही सेक्रीफाइस करना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी सोच एक कंज्यूमर नहीं रखता है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व वो सोचता है कि मैं प्रेजेंट कंजप्शन भी बढ़ाता रहूं लेकिन फ्यूचर में मुझे कम से कम सेक्रीफाइस करना पड़े। कहीं ऐसा पॉसिबल ना हो कि मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा परेशान हो जाऊं, इतना ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस जाऊं कि फ्यूचर में मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा, उल्टा मेरी फैमिली, मैं खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है वो ये चीज़ करता है कि मैं प्रेजेंट कंजप्शन तो इंक्रीज करूंगा ही करूंगा, बट मैं सेक्रीफाइस भी कम से कम करना चाहता हूं चीज़ों को। ये भी दिखाता है इस इंडिफरेंस कर्व का कन्वेक्स होना। तो कंज्यूमर ऑप्टिमल इज अचीव्ड वेयर द इनटेम्परल बजट कांस्टेंट इज टेंजेंट टू कन्वेक्स इंडिफरेंस। अब चीज एक चीज ध्यान रखना कि कंज्यूमर का ऑप्टिमल उस पॉइंट पे अचीव होगा जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है, बजट लाइन के टेंजेंट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे क्या चीज है। अब इसका स्लोप देख लेते हैं। तो इसका जो स्लोप बनेगा इंडिफरेंस कर्व का वो बनेगा du अपॉन dc1 du अपॉन dc2 से डेरिवेटिव का सिंपल बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यूटिलिटी का कंजप्शन 1 पार्शियलिटी का कंजप्शन सेकंड पीरियड। ये कंजप्शन 1 का मतलब क्या है कि कंजप्शन इन फर्स्ट पीरियड, कंजप्शन इन सेकंड पीरियड, और ये बराबर होगा -1 प्लस में r। इसको मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इसका स्लोप क्या होता है -1 r, और ये आर यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। अब आगे समझते हैं केस ऑफ अ बोरोवर एंड लेंडर। तो फिलहाल हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई पे करेगा, किसी को मिलेगा। पे वो करेगा जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, जिसे उधार लेना पड़ रहा है, बोरो करना पड़ रहा है पैसे को ताकि वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को बढ़ा सके, और इंटरेस्ट मिलेगा उसको जिसने पैसा सेव कर रखा है, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको इंटरेस्ट रेट मिले, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये आर दोनों के लिए ही है। अब समझते हैं केस ऑफ अ बोरोवर एंड लेंडर की
बोरोवर और लैंडर का केस किस तरीके से डिफर करता है। तो समझते हैं बोरोवर लैंडर। बोरोवर कौन, जो पैसा उधार लेता है, लैंडर जो उधार पैसा देता है। तो कंज्यूमर चूजेस टू बिकम सेवर और बोरोवर। अच्छा हाँ, एक मिनट और, जो ये बात कितना मैंने ऑप्टिमल चॉइस वाली, उसका कर्व ये है, उसका कर्व भी डिस्कस करो। देखो ये कर्व, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, y2 प्लस में y1 1 प्लस r, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ये कौन है हमारा सेवर, और यहाँ पे कौन है बोरोवर। यानी कि ये वो पर्सन है जो अपनी कंजप्शन स्टार्टिंग में कम रखता है ताकि फ्यूचर में कंजप्शन को बढ़ा सके। इसलिए आप देखो, इसको सोल्व भी करोगे, हमने करवाया भी था कि y2 y1 को ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा मैथ्स के हिसाब से, तो y1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, y1 रहेगा और प्लस में y1 r भी रहेगा। इसका देखो, तो ये फ्यूचर में ये चीज़ कंज्यूम करेगा अपनी इनकम के दोनों हिस्से, y1 y2 और r, यानी कि जो उसे इंटरेस्ट मिला है अपने उस पैसे जो उसने बचा के इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे, तो उसे वो भी फ्यूचर में कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। दूसरा ये बोरोवर है, उसकी y1 और y2 उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी कि उसे जो भी उसकी इनकम है वो उससे भी कम कंज्यूम कर पाएगा। क्यों कम कंज्यूम कर पाएगा भाई, ब्याज तो जा रहा है, जो पैसा उसने लोन पे लिया उसका ब्याज भी जाएगा, और ब्याज जाएगा तो वो अपनी इनकम से भी कम कंज्यूम कर पाएगा। तो ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल इन 2 पीरियड्स, तो ये है ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल 2 पीरियड का, जहां पे आईसी कर्व बजट कॉन्स्टेंट को टच कर रहा है। और आपको याद है, शायद याद भी होगा कि जब मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाया था, वहां पे मैं एक चीज डिस्कस करी थी कि जब बजट लाइन टेंजेंट होता है इंडिफरेंस कर्व के, तो वो पॉइंट होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, याद थोड़ी कमजोर हो गई है, प्रीवियस वीडियोस देख लेना जहाँ पे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने ये चीज भी डिस्कस की थी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो कंज्यूमर चूजेस टू बिकम सेवर एंड बोरोवर। तो अगर केस फर्स्ट को देखें हम, तो केस ऑफ सेवर, तो ये सेवर का केस है। सेवर का केस यानी कि जो पैसा बचाता है अपनी कंजप्शन को स्टार्टिंग में कम करता है फर्स्ट पीरियड के। तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये है C1 कंजप्शन इन फर्स्ट पीरियड, ये है कंजप्शन इन सेकंड पीरियड। तो कंज्यूमर कंज्यूम कहाँ पे कर रहा है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। इसको यहाँ पे देखते हैं। तो इन केस ऑफ सेवर, जो हम सेवर के केस की बात करते हैं कि वो पर्सन जो स्टार्टिंग में पैसा बचाता है ताकि उस पैसे को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में कंज्यूम कर सके। इंडोमेंट पॉइंट इन गिवन बाय पॉइंट E1, तो इंडिवन जो पॉइंट है वो E1 से दिखाया जाएगा, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। अब इसके बाद क्या आता है, ई वेयर C1 इक्वल्स टू y1, जहाँ पे C1 किसके बराबर है, y1 के बराबर है। तो C1 और y1, तो ये हमारा y1 है, ठीक है, और हमारे पास C1 है। आप इसे पॉइंट ई मान सकते हैं यहाँ पे, C1 y1, ठीक है, और क्या है, एंड C2 y2। वी कैन सी दैट here that the choice made by C1 C2 is to be left of the endowment। तो ये endowment E के लेफ्ट में है, तो बिल्कुल लेफ्ट में है। given by tangency of indifference curve, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो IC है वो टेंजेंट है, ठीक है, indifference curve के। and in temporal budget constant that is the consumer, और ध्यान रखना इसे in temporal budget constant क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बजट शो कर रहा है अलग अलग 2 टाइम पीरियड्स का। That is the consumer chooses consume at point A, जहाँ पे कंज्यूमर चूज करता है मैं A पे कंज्यूम करूंगा, where C1 is less than, मतलब वो A पे कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे C1 क्या है, लेस देन है y1 के, यानी कि जहाँ पे जो ये गुड्स कंज्यूम कर रहा है C1 वो उसकी इनकम से कम है, यानी कि वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर रहा है। Hence the consumer saves in period 1, तो कंज्यूमर पीरियड में सेव कर रहा है, will enjoy a greater consumption in period 2, ताकि पीरियड 2 में एक ग्रेटर कंजप्शन की तरफ जाया जा सके। अब पढ़ते हैं सेकंड केस को। अगर मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं तो व्हेन कंज्यूमर चूजेस टू बिकम बोरोवर, जब कंज्यूमर पीरियड 1 के अकॉर्डिंग बोरोवर बन जाता है, ऑप्टिमल एलोकेशन गिवन बाय पॉइंट बी, तो ऑप्टिमल एलोकेशन बन जाता है पॉइंट हमारा बी, टेंडेंसी ऑफ कांस्टेंट एंड द इंडिफरेंस कर्व, वेयर कंजप्शन क्या है, इनकम से क्या है, ज्यादा है, मतलब उसे कंज्यूम करना चाहिए था, अब ऑप्टिमल पर वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे उसकी जो कंजप्शन है वो क्या है, इनकम से ज्यादा है। एंड हेंस द कंज्यूमर विल एंड अप बोरोइंग, तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं अपनी बोरोइंग, यहाँ पे बोरोइंग करने की वजह से फ्यूचर में वो कम कंज्यूम कर पाएगा। तो बोरोइंग इन पीरियड फर्स्ट एंड विल हैव लेसर कंजप्शन इन पीरियड सेकंड, और लेसर कंजप्शन रहेगा उसका पीरियड सेकंड के अंदर। तो ये मैंने ग्राफ्स भी बना दिए और आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन भी कर दिया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये हमारा हो गया आखिरी पॉइंट, चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं इससे कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। मोस्ट
सबसे बढ़िया चीज़ है इस चैप्टर की समझने वाली, और आखिरी चीज़ भी है ना, आखिरी टॉपिक भी है, इसके बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर की यूनिट नंबर 5 की, है ना। तो चलो समझते हैं इसको, यानी कि मेरे से ब्लॉक नंबर 2 चालू हो जाएगा वो हमारा इग्नू के अकॉर्डिंग। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, अब होगा क्या, व्हेन इनिशियली इज अ सेवर, पहले बात करते हैं कि अगर एक कंज्यूमर सेवर है तो अगर एक कंज्यूमर सेवर, तो हम सब जानते हैं कंज्यूमर सेव कब कर पा रहा है, जब वो अपने कंजप्शन को अपनी इनकम से कम रखता है ना, तब वो पैसा सेव कर रहा है, यानी कि उसकी कंजप्शन उसकी इनकम से क्या है, कम है, और जब कंजप्शन इनकम से कम, वो पैसा बचा रहा है, उनके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर उसे वहां पे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, यानी कि इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया उस टाइम पे, यानी कि अब उसके पास ऐसा अमाउंट ऑफ सेविंग है, ठीक है, कोई भी एक्स अमाउंट उसको सेविंग है, उसने उसे इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट रेट उस पर क्या हो गया, ज्यादा मिल रहा है उसे, यानी कि उसे कहीं ना कहीं आरओआई अच्छी मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ बहुत जल्दी कंपाउंड होगी, यानी कि उसका पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा, और जब पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो फ्यूचर में कम कंज्यूम कर पाएगा या बहुत ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा? आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जब पैसा ज्यादा है तो वो फ्यूचर में ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा आज के मुताबिक। लेकिन ऐसा कब हो पा रहा है, जब वो प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस कर रहा है, पैसे को बचा रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है, और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ज्यादा वेल्थ कमाना चाहता है, और फ्यूचर में ज्यादा खर्चे करना चाहता है, फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहिए तो ट्रैवल कर सकता है, कंज्यूम करना चाहिए गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, सर्विस को बिजनेस करना चाहिए बिजनेस कर सकता है, तो बहुत सी चीजें वो उस वेल्थ के दम पे कर सकता है। और एक चीज और यहाँ पे, जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, तो आप एक सिंपल से पूछता हूं, क्या इन्वेस्टर मोटिवेट नहीं होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखने के लिए? आप बोलोगे बिल्कुल तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में, मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि और तेजी से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाए। यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो है कंज्यूमर को, सेवर को, इन्वेस्टर को मोटिवेट करती है और ज्यादा पैसा मार्केट में डालने के लिए, ताकि वो और तेजी से अपने पैसे को और वेल्थ को बढ़ा सके। ठीक है, अब समझते हैं इसका दूसरा केस, जब वो एक इनिशियली बोरोवर होगा, मतलब अगर कंज्यूमर सेकंड सिनेरियो में आता है और वो बोरोवर है, यानी कि पैसे को उधार पे लेता है, तो होगा क्या, अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, ज्यादा, तो उस पे अब जो वो लोन पे ले रहा है पैसा, उसके लिए वो पैसा लेना एक्सपेंसिव होगा या चीप होगा? आप बोलोगे बिल्कुल महंगा होगा, क्योंकि अब उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। अगर मैं इसी का एग्जांपल समझाऊं कि भाई मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे आपको 10% ब्याज देना पड़ रहा है, आपने 1 लाख रुपए लोन पे लिया, 10% कितना होगा 1 लाख का? 10,000 पर एनम। ठीक है, वही अगर 1 लाख पे आपको 20% देना पड़ रहा है, तो कितना होगा? 20,000 पर एनम। यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर फिर भी बोरो करना जारी रखता है, तो होगा क्या, उसकी जो वेल्थ है वो कम होती रहेगी, फ्यूचर कंजप्शन और तेजी से उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे ज्यादा पेमेंट सिर्फ 2 तरीकों पे करनी पड़ेगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट देने में, दूसरा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करने में, जो उसे मार्केट के अंदर लिया जा रहा है, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी लैंडर है वो उसे ले रहा है ना। तो जिस चक्कर में उसका पास जो भी पैसा है वो सारा का सारा वो आज तो कंज्यूम कर लेगा, प्रेजेंट में कंज्यूम कर लेगा, लेकिन फ्यूचर में उसे मल्टीपल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे उस लोन को पे ऑफ करने में और इस इंटरेस्ट रेट को पे ऑफ करने में। तो ये था टॉपिक जहां पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज कैसे एक बोरोवर और एक सेवर दोनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल के रख देता है। कंसेप्ट क्या है, व्हाई नॉट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स, कि हम क्यों मॉनेटरी रिटर्न्स को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहले समझते हैं इस चीज को कि व्हाई नॉट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स। इट सीम्स टू लॉजिकल टू यूज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को क्राइटेरिया मानते हैं किस चीज का, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने का। यानी कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि जहां से हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें वहीं पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार ये मेथड गलत भी साबित होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस अप्रोच इज एक्चुअली फिल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शन
कॉन्ट्रडिक्शंस, यहाँ पे बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, जहाँ पे हम इस एग्जांपल की बात करने वाले हैं। पहले मैं इस एग्जांपल की थ्योरी बता देता हूँ। वो क्या है कि हमने यहाँ पे केस लिया कि भाई एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर ने क्या बोला, हम आपको दो सिचुएशंस देंगे। मतलब एक डॉक्टर ने बोला कि ना आपके पास 2 घंटे हैं, अगर आप इस 2 घंटे में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लेते हो, एक पेशेंट को बोली इसने बात, ट्रांसप्लांट करवा लेते तो आप सरवाइव कर जाओगे, वरना आप जिंदा नहीं बच सकते। ठीक है। अब भाई उस पेशेंट के पास सिचुएशन क्या होगी कि भाई वो उस 2 घंटे में कैसे ना कैसे 20,000 रुपये अरेंज करे, क्योंकि 20,000 रुपये लगेंगे उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। अब 20,000 रुपये जब वो अरेंज करेगा तो उसने भाई अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया कि जी हम तो पैसे नहीं दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, हम पैसे नहीं दे सकते। ठीक है। अब उन्होंने मना कर दिया, तो अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आई, क्योंकि वो अब किसी और भी इंस्टीट्यूशन में गया, वहां से पैसे मांगने की कोशिश करी। अब उसके पास 2 गैम्बलिंग सिचुएशंस आई। अब वो गैम्बलिंग सिचुएशन ये बोलती है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो पहली सिचुएशन ये है कि भाई हम आपको 10,000 रुपये देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। 15,000 देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है। और दूसरा केस क्या बना कि हम आपको 0 प्राइस देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.09 है, और 20,000 हम आपको देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। यानी कि ये गैम्बल बी है कि आपको प्राइस 0 मिलेगा, इस बात के चांसेस 99% है कि 0.99 का मतलब पता है क्या होता है, 99%, और 1% चांस है आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। अब समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, वो यहाँ ज़्यादा मिलेगी। यहाँ कितनी मिलेगी, 12,500। मतलब 12,500 कैसे निकाली गई है, बहुत इजी तरीका है निकालने का। कैसे निकालते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। आपके पास जो भी अमाउंट है उसको उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो। अब 10,000 मल्टीप्लाई में 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 10,000 इंटू में हाफ कितना होगा, सिर्फ 5,000 रुपये। प्लस में 15,000 इंटू में हाफ कितना होगा, 7,500 रुपये, 7,500 ऐड करूँगा कितना आएगा, 12,000। ये आ गया। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू देखता हूँ तो वो क्या बोलेगा कि 0 इंटू में 0.99, तो आंसर आ गया 0, और 20,000 इंटू में 0.01, ये बनेगा 200। यानी कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 200 रुपये है। यानी कि रिटर्न कितने मिलने वाले, 200 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि हम जब भी किसी भी अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी फेल भी हो सकती है। वो क्या बोलेगी कि जो भाई तुम्हें ये वाला केस चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12,500 मिलेंगे और यहाँ पे कितने मिलेंगे, मात्र 200 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। ठीक है। बाहर के उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, 1 मिनट वेट करना पहले, 1 मिनट। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे 200 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे 12,500 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे समझा भी दिया। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो ये बोलेगी कि आपको ये वाली जो गैम्बल ए है वो चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा है एज कंपेयर टू गैम्बल बी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आती है कि भाई वो पर्सन जो है वो मात्र 2 घंटे के लिए जिंदा है फिलहाल के लिए, अगर उसे 20,000 रुपये ना मिले तो, है ना, क्योंकि उसे 20,000 की नीड है उस ऑपरेशन को या फिर उस सर्जरी को कंडक्ट करने के लिए, और अगर 20,000 ना मिले, उसे थोड़ा सा भी कम मिले तो सर्जरी फेल हो जाएगी, उसकी सर्जरी नहीं होगी तो जिंदा ही नहीं बचेगा। ठीक है। तो ऐसे केस में लोग बोल रहे हैं कि ये वाला केस चूज कर लेना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में आप अगर दोनों प्राइस को देखो तो 10,000 मिलने के चांस 0.5 है, 15,000 मिलने के चांस 0.5 है, लेकिन दोनों केस में पेशेंट का मरना तय है ना, कि अगले 1 घंटे तो मर लेगा। क्यों? तो इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी ऑफ रूपी क्या हो गई, 0, कि भाई जो भी पैसा उसे मिला उसका क्या करेगा, वो तो बता ही नहीं उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, तो यहाँ पे तो खत्म। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक चांस है, क्योंकि यहाँ पे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे फिर भी 1% चांस है कि उसे 20,000 रुपये मिल जाए और उससे उसका ऑपरेशन हो जाएगा और वो जिंदा बच जाएगा, है ना, यानी कि अपनी लाइफ को इन फ्यूचर एंजॉय कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स को, तो वो कंसेप्ट इस केस में तो फेल हो रहा है। और इस केस में फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में मॉनेटरी वैल्यू भले ही ज्यादा मिल रही हो, बट वो पर्सन जिंदा ही नहीं बचेगा इसको एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे कितनी मिल रही है, यहाँ मिल रही है भले ही 1% चांस है, पर यहाँ फिर भी उसके जिंदा रहने के चांस बचते हैं, यानी कि वो पैसा उसके लिए क्या होगा, वर्थ इट होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेकार होगा। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे 200 रुपये है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, 0.01, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय ही नहीं कर पाएगा उस पैसे को।
ठीक है, कम मिले ज़्यादा मिले से फर्क नहीं पड़ता, एंजॉय नहीं कर पाएगा उस पैसे को, क्योंकि कम से कम उसे 20,000 रुपये सर्जरी के लिए, और वो 20,000 रुपये इसे कहाँ से मिलेंगे, गैम्बल बी में से। तो अब समझ में आया कि जो ये टॉपिक था कि वाई नॉट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स, कि क्यों हमें हमेशा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स पे ध्यान नहीं देने चाहिए और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई सारा पैसा सेव करके उस पर लगा देने से इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, या फिर इन फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। तो मेरा मानना है कि कंजूसी भी एक लिमिट में, ठीक है, और खर्चा भी एक लिमिट में, कि ऐसा भी नहीं कि सारा पैसा बचा रहे हो कि बिल्कुल सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई उसका बेनिफिट फ्यूचर जनरेशंस को मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला, नहीं मुझे मिलने वाला अगर मैं सेव कर रहा हूँ सारा पैसा तो। हाँ, लेकिन सारा फिजूल खर्चा कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल बर्डन जो भी आएगा फ्यूचर में मेरे ऊपर ही आएगा, है ना, यानी कि हमारे ऊपर ही आएगा। तो ऐसे केसेस में हमें आइडियल अमाउंट खर्च करना चाहिए, आइडियल अमाउंट सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम उस चीज़ का बेनिफिट भी ले पाएँ। तो वही चीज़ें ये दिखाता है कि हमेशा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो केस बढ़िया ही हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाया, उम्मीद है आपको एग्जांपल पसंद जरूर आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा, है ना। इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खासकर वो बच्चे जो इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं। इग्नू अड्डा का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और उस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर में ये वीडियोज इग्नू की हैं तो उसी चैनल पर रहेंगी, यहाँ से मैं इसे क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे आने वाले कंसेप्ट, आगे आने वाले टॉपिक। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अगला पॉइंट द वॉन न्यूमैन मोर्जेनस्टन वीएनएम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन। अब ये हमारे पास एक बुक है, इनकी एक बुक है द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, कि गेम्स की थ्योरी और इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा कहता है। तो जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मोर्जेनस्टन डेवलप्ड मैथमेटिकल, और भाई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर दे तो इग्नोर कर देना, ठीक है, नाम अजीब से रखते हैं तो ये अंग्रेज, ठीक है। डेवलप्ड मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर examining economic behavior and इंडिविजुअल्स अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हम यहाँ पे एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो समझते हैं, कि जो इन्होंने डेवलप किया था, एक जॉन सर ने और ऑस्कर जी ने, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था फॉर्मूला। ये रहा हमारे पास U(C1C2) पाई1 V(C1), पाई सबको पता है ना, एक सिंबल एक तरह का, है ना, वो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, पाई2 V(C2). अब आगे देखते हैं, वेयर फंक्शन V गिव्स द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। ये समझाता है कि यूटिलिटी का अमाउंट क्या है, अटेन्ड फ्रॉम सम अमाउंट ऑफ कंजप्शन, जो कुछ अमाउंट कंजप्शन पे आती है। दस VNM एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैन बी रिटन एज वेटेड सम ऑफ सम फंक्शन, और ये दिखाता है वेटेड सम, वो भी सम फंक्शंस का, ऑफ कंजप्शन इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर, V(C1) V(C2) वेयर वेट्स आर गिवन बाय प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे वेट कौन देता है, प्रोबेबिलिटी, चाहे वो प्रोबेबिलिटी पाई1 हो चाहे वो पाई2 हो। अब आगे लिखते हैं असम्पशंस ऑफ VNM यूटिलिटी। असम्पशंस हैं कुछ VNM यूटिलिटी की, वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, कंप्लीटनेस एंड ट्रांजिस्टिविटी। कंप्लीटनेस एंड ट्रांजिस्टिविटी, कि भाई वो कंप्लीट होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंटिन्यूटी, मतलब वो चीज़ जो है ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब एक प्रेफरेंस से दूसरे प्रेफरेंस पे, एक्स प्रेफरेंस से वाई पे, वाई से जेड पे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तीसरा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से। उसके बाद अनइक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी उनकी, और कंपाउंड लॉट रेट। इसका जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, UL P1 प्रोबेबिलिटी UX1 की, P2 UX2 की, और लास्ट में PN UXN तक, मतलब जितने भी हमारे प्रेफरेंसेस सब यूं के यूं चलते रहेंगे, और वहां से हम निकाल देंगे अपने एक मेन यूटिलिटी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये एक छोटा सा फंक्शन यूटिलिटी का समझा दिया। अब एक मात्र छोटा सा टॉपिक रह गया है, रिस्क अवर्जन एंड इंश्योरेंस। अब ये चीज समझ लेते हैं। हम सब एक चीज जानते हैं भाई, यहाँ पे एक बात है, रिस्क अवर्जन और इंश्योरेंस दोनों में क्या होता है, गैम्बलिंग होती है। अब रिस्क अवर्जन और इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि जनरली रिस्क अवर्स लोग सबसे ज्यादा इंश्योरेंस करवाते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, जहाँ पे मैंने समझाया था कि रिस्क तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, मतलब रिस्क एटीट्यूड वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिस्क न्यूट्रल, ठीक है, जो इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि जो डिफरेंस ही नहीं कर पाते रिस्क में और रिस्क फ्री में, ठीक है। कुछ होते हैं रिस्क अवर्स लोग, जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी कि इतना सा भी रिस्क नहीं लेते, वो अपनी लाइफ में हर तरीके से अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। और तीसरा होता है रिस्क प्रेफरिंग या फिर रिस्क लविंग पीपल्स, जिनको रिस्क लेना पसंद होता है क्योंकि वो हायर ग्रोथ की तरफ जाते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं हायर रिटर्न्स हर चीज में, तो वो अपनी यूटिलिटी को, अपने रिटर्न्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़िया जगह रखने के लिए
रिस्क लेते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के। लेकिन मेनली जरूरत किसको है रिस्क से बचने की, इंश्योरेंस की, जो रिस्क से बचना चाहते हैं, जिन्हें रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर वो व्हीकल चला रहे हैं तो व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं। अगर कोई किसान क्रॉप उगा रहा है उसको उसका इंश्योरेंस चाहिए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आए तो भाई इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इसे बोलते हैं रिस्क अवर्जन पीपल, जो अपने आप को हर तरीके से इंश्योर्ड रखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो मेरे पास उसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए इंश्योरेंस के तौर पे। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्क अवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो है वो इनके लिए बेनिफिट का काम करता है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को लेके भी इंश्योरेंस करवाते हैं, और जो कि मैं मानता हूँ कि ये दो इंश्योरेंस सबको करवाने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होते हैं ये, चाहे वो लाइफ का हो चाहे वो हेल्थ का हो, क्योंकि ये दोनों ही इंश्योरेंस कहीं ना कहीं अगर ना हो किसी फैमिली के पास तो फाइनेंशियली फैमिली को किसी भी स्टेप पे फ्यूचर में वीक कर सकती है। खासकर लाइफ इंश्योरेंस उस पर्सन का जरूर होना चाहिए जो इकलौता इनकम जनरेटर है अपनी फैमिली का, ताकि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल बर्डन झेलने का मौका ना मिले। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई कोई जब पर्सन जाता है इस दुनिया से तो हम सब जानते हैं उसकी फैमिली के लिए वो चीज़ झेलनी बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे खुद, मतलब मेंटली लेवल पे हम परेशान होते ही हैं, पर वो एक क्या होता है टेम्पररी होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल लेवल पे जो परेशानी होता है ना वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के लिए आ सकती है, उससे बचने लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी कंपलसरी मानता हूँ मैं भी। तो रिस्क अवर्जन एंड इंश्योरेंस, तो हमने इंश्योरेंस की बात कर ली। तो ये लोग जनरली रिस्क से बचने के इंश्योरेंस करवाते हैं, और ये सिर्फ ऐसे आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें गैम्बल करते हैं हम लोग, है ना। जनरली मान लो कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है अपना, ठीक है, और मान लेते हैं मेरा 1000 रुपये प्रीमियम जाता है, मेरा टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, 1000 रुपये मेरा प्रीमियम जाता है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के लिए। अब अगर मैं इस 1000 रुपये की बात करता हूँ तो क्या मैं 1000 रुपये पे करना चाहता हूँ? तो इच्छा तो नहीं होती, पर किसके मारे पे करता हूँ? डर के मारे कि अगर कल को मेरी फैमिली में मुझे कोई दिक्कत होती है, या फिर मैं मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है वो भी फाइनेंशियली, तो क्यों ना मैं उन्हें एक इतना अमाउंट तो दूं जिससे वो एक लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंश्योरेंस को हम क्या मानते हैं? कंपलसरी मानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो घरों का इंश्योरेंस करवाते हैं, घर में भाई जिन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो घर में आग वगैरह लग जाए, घर टूट जाए, घर में कोई दिक्कत आता है, तो उसका पैसा कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। कई लोग शॉप्स चलाते हैं तो शॉप वगैरह में किसी तरह की आग वगैरह ना लग जाए, बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो जाए, फैक्ट्रीज में कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि उनमें कोई भी दिक्कत आए तो इंश्योरेंस कंपनी भाई पे कर देगी। इंश्योरेंस है किस लिए? इसी चीज़ के लिए है, तो इसलिए वो लोग जो अपना इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। अब हम सब जो है इसके एक प्रीमियम भी पे करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं। अगर हमने अमाउंट नहीं पे किया तो भाई पूरा नुकसान, और अगर हमने अमाउंट पे कर रखा है इंश्योरेंस का तो हो सकता है कि भाई ये अमाउंट तो गया, जेब से गया ये अमाउंट, लेकिन अगर कल को कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट जरूर दे देगी जितने का आपका नुकसान हुआ है। ये अमाउंट तो जाएगा आपका, ये तो फ्री में जा रहा है एक तरह से, ये मान लो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट सीई इसको हम बोलते हैं। ऑफर रिस्की एक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ मनी, ये वो अमाउंट है मनी का फॉर विच एन इंडिविजुअल इज इंडिफरेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल इंडिफरेंट हो जाता है बिटवीन दे गैम्बल एंड सर्टेन अमाउंट। क्या वो गैम्बल करें या अपने अमाउंट पे फिक्स रहें, मतलब क्या वो रिस्क ले सकते हैं, क्या वो इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड विद सर्टेनिटी गिविंग एज यूटिलिटी लेवल। तो ये अमाउंट वो मनी होती है जो सर्टेनिटी मतलब जिसका मिलना फिक्स हो, वो भी एक यूटिलिटी लेवल के हिसाब से। मतलब हमने अब तक यूटिलिटी लेवल को यूज़ कैसे करते हो मैं सिखा चुका हूँ, मैंने यहाँ भी सिखाया, पिछले कुछ टॉपिक्स में भी सीख चुके हैं कैसे प्रोबेबिलिटी के केस में, कैसे हम रिस्क के केस में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उससे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालते हैं। तो ठीक है, तो वो एक क्या अमाउंट बनाता है सर्टेनिटी जो हमें मिलेगा ही मिलेगा, गिविंग यूटिलिटी लेवल टू द इंडिविजुअल इक्विवेलेंट टू द लेवल अटेन्ड बाय रिस्की गैम्बल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट दैट इट सर्व्स एज अ डेफिनेट प्राइस, क्योंकि एक डेफिनेट प्राइस होता है एट विच द एक्टिविटी कुड बी सोल्ड, जिससे हम कोई भी एक्टिविटी सोल्ड कर सकते हैं, और एट विच इंडिविजुअल विल बी इनडिफरेंट बिटवीन फेसिंग एंड सेलिंग गैम्बल। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो इनडिफरेंट भी होता है कि या तो वो चीज़ को फेस करे या गैम्बल को सेल करे, मतलब या तो वो सिचुएशन को फेस करे जो सिचुएशन उसकी लाइफ में आने वाली है वो फेस करेगा, उसकी फैमिली फेस करेगी, या फिर वो उससे निपटने के लिए पहले ही अपने आप को इंश्योरेंस
करवाता हुआ चले, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आई तो रिलैक्स रहेगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज क्यों हैं वो देखेंगे उसके बाद का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी ने घर में, इसमें एक एग्जाम्पल दे भी रखा है, हम इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। पहले बता देता हूँ आपको, मैं जब प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई घर मान लेते हैं 100 रुपये का है, वह 100 रुपये घर होता नहीं है, ऐसे मान रहा हूँ 100 रुपये घर मान लेते हैं, खिलौने वाला घर मान लो, ठीक है। अब ये 100 रुपया घर है, इसका हमने इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई इसके ये जल जाए, और अगर ये जलेगा घर तो इसकी मात्र 36 रुपये वैल्यू बचेगी, जो किसकी होगी, इसकी लैंड की, क्योंकि घर तो जल चुका तो उसका तो मिलेगा नहीं, लैंड के लिए 36 रुपये बचेगी, ठीक है। ये आपका एक बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब 1% तो इंश्योरेंस करवा ली, और इंश्योरेंस करवा लेगा वो उसका, तो उसका एक अमाउंट जाएगा प्रीमियम के तौर पे, लेकिन ये श्योर है कि उसका जो भी घर चलेगा, यानी कि जो 36 जो 64 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, 100 में से 36 का 64 रुपये का नुकसान हुआ है, वो उसे क्या हो जाएगा, वापस रिकवर हो जाएगा उस इंश्योरेंस के जरिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे, बाकी इसके डीप न्यूमेरिकल्स में बात करूंगा अभी आने वाले टॉपिक्स में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाई नॉट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, पूरी केस स्टडी समझाई, ये चीज़ समझाई भी कि कैसे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स कई बार इतना अच्छा तरीका नहीं होता ये देखने का कि हमें कौन सी सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि कौन से गैम्बल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो और भाई वो बच्चे प्लीज़ जो कॉलेज अड्डा पे वीडियो देख रहे हैं, एक नोटा को सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और नोट्स के लिए अब इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।